सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। और आप देख रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 4 जो संकल्प बैच में आपका ये लेक्चर 4 होने वाला है। और ये एंशियंट हिस्ट्री का एक पार्ट चल रहा है। इसमें मैं सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा, बहुत जल्द करवाऊंगा। हिस्ट्री में जो टाइम लगेगा बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम नहीं लगेगा। और आप अच्छे से रिवीजन करके आप अच्छा एग्जाम में स्कोर करके आ रहे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारी जर्नी में हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, जैसा भी है यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, बस ये सब्सक्राइब करने के लिए ही कहा है। कन्फ्यूज़न क्लियरिटी सब आपको मिल जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कंटेंट से आप जुड़ जाइए। ये अभी जैसे अभी स्टार्ट है, कंटेंट आपको इससे अच्छा मिलेगा। आपको अभी इससे और अच्छा मिलेगा। जब आप एक सब्सक्राइब करोगे ना तो हमारा वो मोटिवेशन होगा। जब आप एक सब्सक्राइब करोगे तो हमारा वो कई गुना मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना। अभी 30 लोगों का परिवार है, कब 30 से बड़ा होगा ये पता ना चलने दीजिए मुझको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गुस्से में है केजरीवाल जी, तो करना। चलो करते हैं अभी। देखो, आप पिछली वीडियो में हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था। महाजनपद में हम लोग थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने उसमें मगध साम्राज्य वगैरह नहीं पढ़ा था। एक मिनट यहाँ पर आएंगे। उसमें हमने मगध साम्राज्य जो था वो हमने उसमें नहीं देखा था। मगध साम्राज्य नहीं देखा था। अब देखो, जो आपका राजवंश था मगध साम्राज्य, इसका भौगोलिक लाभ क्या था? यहाँ पर लोहे की खदानें वगैरह पाई गई थी और भौगोलिक लाभ प्लस लोहे की खदानी की वजह से मगध मगध साम्राज्य था जो सबसे ताकतवर साम्राज्य था। सबसे ताकतवर था ये। जो आपका सबसे ताकतवर साम्राज्य कौन सा था? मगध साम्राज्य था। यहीं से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी बात आती है कि आप उसके आगे मगध साम्राज्य कितने वंशों में बटा हुआ। तो देखो, राजवंश इसके हुए, इसमें आपके मुख्यतः 3 वंश आए। इसमें आपका हर्यक आया, शिशुनाग आया और नंद वंश आया। हर्यक के आपके बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए। उदयन भी जानते हैं, उदयन कर लीजिए ऐसे। शिशुनाग में शिशुनाग सबसे पहले आए, फिर कालाशोक आए और नंद वंश आए। नंद में महापद्मनंद और धनानंद। महापद्मनंद जो का था एक नाई था। ये क्या था? एक नाई था। यहाँ पर बिम्बिसार जो मतलब इसने अपनी जो विस्तार नीति को अपनाया था, विवाह करके इसने करीब 3 विवाह किए थे। किससे किससे किए थे आगे बताता हूँ मैं आपको। अजातशत्रु युद्ध प्लस हथियार के दम पे जीता था। और उदयन जो था पाटलिपुत्र नगल को अपनी राजधानी वगैरह बनाया था। शिशुनाग ने अवंती विजय की थी। कालाशोक के समय पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, आगे हम इसको क्रम से देखते हैं। ठीक है, अब इस मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो क्यों हुआ? उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी क्या थी, है ना? मगध साम्राज्य क्यों जीता? देखो, बाकी 16 महाजनपद में मगध ही सबसे शक्तिशाली क्यों बना, इसको देखते हैं। एक मिनट, कौन आ रहा है? आने दो। ठीक है, इसका डीएनए टेस्ट हम पूरा करके देखते हैं यहाँ पर। भौगोलिक सुरक्षा, राजगीर जो पुरानी राजधानी थी 5 पहाड़ियों से घिरी थी। इसका एक अभेद्य किला था। और पाटलिपुत्र नदियों गंगा गंडक सोन के संगम पर था। मतलब एक टाइप का ऐसे यहाँ पर ये आपका किला था और अगल बगल से पूरा एक नदी दुर्ग था ये आपका। चारों ओर से आपकी, चारों ओर से आपकी इसमें नदी बह रही। तो यहाँ पर यहाँ की जो स्थिति थी, इसकी भौगोलिक स्थिति वो बहुत ही पते पर थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई हमला हो ही नहीं पाया। आर्थिक कारण क्या हुआ? लोहे की खदानें वगैरह थी, हथियार बनाने व उपजाऊ गंगा के मैदान, भरपूर अनाज भी हुआ और हथियार बनाने के लिए भरपूर सामग्री भी इनको मिल गई। जंगलों में हाथियों की उपलब्धता थी, जिसकी वजह से युद्ध में पहली बार हाथियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, युद्ध में पहली बार बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किस वंश में हुआ? तो आप हर्यक वंश लगाएंगे। नहीं नहीं, सॉरी, वंश नहीं, वो तो सब मगर पूरे पूरे साम्राज्य में ऐसा हुआ था। वंश नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कौन से साम्राज्य में हुआ था। तो मगध आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे आप? मगध साम्राज्य याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक तो हर्यक आएगा। हर्यक के बाद हमारा फिर अजातशत्रु आएगा। अजातशत्रु के बाद हमारा क्या आएगा? बताइए आप क्या आएगा? देखो, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, भौगोलिक सुरक्षा इस टाइप का था। यहाँ पर जस्ट एक दिखाया गया है। आप यहाँ से चीजें, ये इमेज इसलिए दे दी जाती है जिससे कि आप चीजों को विजुअलाइज कर लें और चीजें लंबे समय तक याद रहें आपको। ओके, अभी देखो हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश का जो आपका हर्यक डायनेस्टी थी, इसका जो कार्यकाल था 544 से 400, ये क्या है? ये गलत है यहाँ पर। 492 कर लीजिए, 492। मतलब इसका करीब 58 साल के करीब इसका जो शासन काल था वो करीब चला था। और जो आपका जी ये मगध साम्राज्य जो बिंबिसार है आपका, तो हर्यक वंश, ये जो हर्यक वंश है आपका, ये पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं इसको हम। ठीक है, पितृहंता वंश के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये 544 से लेकर के 492 तक ये चला था। ठीक है,
बिंबिसार को इसका संस्थापक माना जाता है। उपनाम इसका स्रोणिक था, जो कि स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। और इसको स्रोणिक किसमें कहा गया है? इसको स्रोणिक कहा गया है जैन साहित्यों में। जानी नहीं यार, जैन जैन साहित्य में, जैन लिटरेचर में इसको आपका श्रोणिक या फिर श्रेणिक कहा गया है। श्रोणिक या फिर श्रेणिक कहा गया है। इसकी नीति क्या थी? युद्ध विवाह। याद रखेंगे बिंबिसार की जो नीति थी वो युद्ध विवाह की थी। उसने कुल कितने विवाह किए थे? उसने 3 विवाह किए थे। एक तो विवाह एक उसका कौशल देवी यानी कौशल राजा प्रसेनजित की बहन बहन से होता, जिसको दहेज में काशी मिला था। इसको 1 लाख का राजस्व प्लस दहेज में काशी मिला था। दूसरा लिच्छवी राजकुमारी चेलाना, और तीसरी थी आपका मध्य देश पंजाब की राजकुमारी थी क्षेमा। 3 विवाह हुए थे इसमें इसके। ठीक है, मतलब इसने जो अपनी नींव डाली थी साम्राज्य की, इसने वैवाहिक संबंधों को बना के नींव डाले थे, है ना। इसने 3 विवाह किए थे। कौन कौन से किए मैंने ये आपको बता दिए हैं। ठीक है, और क्या बताने वाला है, चलो अच्छा। अब देखते हैं इसके बाद जो है कूटनीति। अवंत के राजा प्रद्योत को पीलिया होने पर अपने राजवैदिक जीवक को इलाज के लिए भेजा था, जिसकी वजह से इसकी कूटनीति थी, जिसमें दुश्मन को भी दोस्त बना लिया इसने। इसकी राजधानी आप राजगृह याद रखेंगे। अब बात आती है इसका जो अजात शत्रु हुआ। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो आपका वो अजात शत्रु जो था वो आपका लिच्छवी राजकुमारी चिलाना का पुत्र था। इनसे आपका एक अजात शत्रु हुआ। अजात शत्रु इनका पुत्र था ये। ठीक है, चिलाना का पुत्र था। अभी आगे देखते हैं क्या है। बिंबिसार का वैवाहिक गठबंधन करके आपका जीता। और महाशिला कंटक, ये क्या है? इसी के समय पर आया था। जैसे रथमूसल वगैरह जो था वो हर्रक वंश में था। मतलब क्या होता है रथमूसल? लाइक जैसे उसमें आप क्या देखते हैं उसको, अरे वो कौन सी मूवी थी जिसमें चक्र गदा चक्र लगे थे उसके रथ में, है ना। और स्थिति इसकी ऐसी थी। आप चीज़ों यहाँ से देखेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, और इस इमेज से एक फैक्ट याद आया है कि जो बिंबिसार की हत्या थी, वो बिंबिसार की हत्या 492 में, हत्या जो इसकी 492 में इसके पुत्र अजात शत्रु के द्वारा ही कर दी गई थी। अजात शत्रु द्वारा की गई। और अजात शत्रु की हत्या बिंदुसार के द्वारा कर दी गई थी। मतलब अजातशत्रु उसका पुत्र है ना। अभी देखते हैं। और ये वैवाहिक गठबंधन कौशल वैशाली मध्य से आपका कौशल देवी चेलाना और क्षेमा को लेकर के आया था। अंग महाजनपद की राजधानी जिसकी चंपा थी उसको जीता था ये। ठीक है, और बुद्ध जी के संरक्षक थे। और राजगृह के राजधानी अपनी राजगृह को बनाया था इसने। अभी देखते हैं अजात शत्रु आपका आता है। अजात शत्रु क्या था? अजात शत्रु की जो शासन काल था, इसका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बट आप लिख लेंगे 492 से लेकर के आपका 492 से लेकर के 460 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में इसका हुआ था। अजात शत्रु जो है हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। अजात शत्रु का जो उपनाम था, ये आपका उपनाम जो है आपका ये कुड़िक है। और ये ऐसा कहाँ पर मिलता है? ऐसा बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। आपको ऐसा बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है कि अजात शत्रु को कुड़िक कहते थे। ठीक है, इसके अन्य नाम जो थे वो जैसे आपका वैदेही पुत्र आपका हो गया। एक तो आपका वैदेही पुत्र हो गया। इसको वैदेही पुत्र भी कहते थे। वैदेही पुत्र के साथ साथ इसको हम अशोक चंड भी कहते थे। क्यों कहते थे ये आप रिसर्च करेंगे। अशोक चंड, अशोक चंड के नाम से भी इसको हम जानते थे। पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आक्रामक नीति इसकी थी, मतलब युद्ध करो और जीतो। काशी और वैशाली वज्र संघ के जीत कर मगध में मिलाया। वज्र युद्ध के हथियार जो इसके रथ मूसल है, बाहुबली फिल्म जैसा रथ गदा ब्लेड सब लगा हुआ था इसमें। महाशिला कंटक मतलब एक गुलेल टाइप की कैटापल्ट टाइप था, गुलेल थी ये। इसका मंत्री वत्सकार था। इसकी कूटनीति से वैशाली में फूट डलवाई। और धार्मिक कार्य इसकी यह है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति 483 के राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में करवाई थी। आप ये फैक्ट याद रखेंगे। सबसे ज्यादा पूछता है आपका ये बौद्ध संगीति से। ठीक है, और अजात शत्रु जो था आपका ये इसने राजकृत करवाया था, लेकिन मत कौन सा मानने वाला था? लेकिन जैन को मानता था। ये जैन धर्म को मानता था। ठीक है, और बस इसमें इतना ही है।
रथमूसल और महाशिला कंटक इसने बनवाई, और राजगृह के अपने सप्तकर्णी गुफा में इसने वो करवाया था। उसके बाद जो इसका पुत्र हुआ, इसका पुत्र ये करीब 32 हाँ, ये करीब करीब 32 साल तक इसने शासन किया। जो इसका पुत्र हुआ आपका अजात शत्रु, सॉरी उदयन, उदयन हुआ, कंफ्यूजन हो जाता है, उदयन, इसका पुत्र हुआ उदयन। उदयन उदयन ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। कब कर दी, 460 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी, और खुद खुद क्या बना, राजा बन बैठा। और ये 460 से ये चीजें यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है ऐसा। फिर उदयन आया, उदयन वही इसका कार्यकाल वही 460 से लेकर के आपका 444 ईसा पूर्व बीसी तक रहा। तो कुल कितने समय तक इसका शासनकाल रहा, तो करीब करीब इसका 16 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा था, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको देखो आगे पढ़ते हैं। पहले महत्वपूर्ण कार्य, पाटलिपुत्र कुसुमपुर की शहर की स्थापना की, गंगा और सोन नदी के संगम पर था ये आपका पाटलिपुत्र। राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया। अंत में अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक राजा बने। नागदशक अयोग्य था, जिसे जनता मंत्रियों ने हटा दिया था। इसके कुछ और बैकग्राउंड की चीजें जानेंगे। जैसे आपका इसको हम कहते कहते उदयन को धर्म संहिता एक आपकी थी, नहीं गार्गी संहिता, गार्गी संहिता में इसको धर्मात्मा कहा गया है, धर्मात्मा कहा गया है, ठीक है। और जो उदयन था ये आपका जैन धर्म को मानता था, ये आपका जैन धर्म को मानता था। और इसमें इतनी ही चीजें बताने वाली की हैं बस। और इसके बाद में जब ना उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, और नागदशक के बाद आपका हर्यक वंश का, इसके बाद आपका नागदशक आया। नागदशक में कुछ ज्यादा खास बताने वाला है नहीं। जो मैंने यहाँ बताया ना, नागदशक अयोग्य था, जिसने जनता को मंत्रियों ने हटा दिया था। नागदशक एक अयोग्य शासक था। जिसके बाद आपका जो हर्यक वंश था आपका, जो आपका हर्यक वंश था, इसकी यहीं पर समाप्ति हो गई। हर्यक वंश पूरी तरीके से क्या हुआ भाई, समाप्त हो गया। और इसके बाद आपका शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, ठीक है। ये देखो, ये इमेजेस जो लगाई है ना, ये सब आपके समझने के लिए लगाई हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं शिशुनाग वंश। 412 से लेकर के 344 नहीं, 412 से लेकर 394 होगा यहाँ पर 94। वो पिछले वाला 444 मैंने समझ लिया, तो इसको 344 नहीं 394 कर लीजिए आप। 394 बीसी में इसका टोटल हुआ था। मतलब क्या, इसकी मतलब इसका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था शिशुनाग, ठीक है। कुछ गलत है, अरे यार 412 से लेकर के 394 तक आपका इसका शासन चला था। 394 तक इसका शासन चला था, और 344 बीसी तक आपका इनका शासन चला था। पूरे वंश का मैं बात कर रहा हूं। पहले नागदशक का आमंत्र, जो शिशुनाग जो था आपका, वो नागदशक मैंने बताया ना, अंतिम शासक था नागदशक हर्यक वंश का। इसका मंत्री था शिशुनाग, इसने ही इसको हटाया था। सबसे बड़ी उपलब्धि, आवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध और आवंती की 100 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म कर दिया था। किसने, शिशुनाग ने, ठीक है। तो आवंती वर्धन को पराजित, इसका पूरा नाम था आवंती वर्धन, ठीक है। आवंती वर्धन को हरा करके 100 साल पुरानी दुश्मनी को क्या करते हैं, खत्म करके अपने साम्राज्य को बढ़ाया, ठीक है। जब इसकी मृत्यु हो गई आपका 394 में, 394 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो नागदशक, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इसका पुत्र कौन था, कालाशोक। शिशुनाग का जो पुत्र था, इसका पुत्र कालाशोक शासक बना। कालाशोक इसका पुत्र था, कालाशोक का पुत्र था। वो जब शासन में आया तो काकवर्ण, पुराणों के अनुसार देखो कालाशोक को क्या कहते हैं, काकवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका जो शासन काल था वो 394 से लेकर के यही करीब करीब 366 ईसा पूर्व में तक रहा। इसको काकवर्ण कहते थे पुराणों के अनुसार। पुराणों में कालाशोक को क्या कहा जाता था, काकवर्ण कहा जाता था। और कालाशोक ने वैशाली पर, पाटलिपुत्र में अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया इसको।
इसने काला अशोक ने क्या किया, पाटलिपुत्र को, मतलब वैशाली इससे पहले राजधानी थी आपकी, वैशाली राजधानी थी, वैशाली के स्थान पर इसने पाटलिपुत्र, पाटली पाटली पाटलिपुत्र को क्या बनाया भैया, राजधानी बनाया इसने, है ना, इसने क्या बनाया अपना, राजधानी बनाया। तो आप याद रखेंगे। हाँ फिर देखो वो चीज लिखी हुई है यहाँ पर। धार्मिक का दूसरी बौद्ध संगीति हुई और 383 BC में इसका आयोजन तो वैशाली में करवाया था। अंत बाणभट्ट की हरचरित के अनुसार इसकी हत्या गले में छुरा घोंपकर की गई थी। और किसने की थी, नाग दशक ने की थी। किसने की थी, नाग दशक ने की थी इसकी हत्या। ओके, कुल मिलाकर के इसको जो फिर इसके बाद भी इसके थोड़ा बहुत हुआ, लगभग 22 वर्षों तक इनका टोटल साम्राज्य चला। टोटल इनके 10 पुत्र थे, तो मतलब 10 लोग आए इसमें शासनकाल में। ये मुख्यतः 2 ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको 2 ही बताए हैं। और महानंदिन इसका लास्ट अंतिम शासक, यहाँ पर लिखेंगे अंतिम शासक, अंतिम शासक था आपका महानंदिन। कौन था भैया, महानंदिन आपका अंतिम शासक था। इतनी चीजें आप इसमें याद रखेंगे, काफी रहेगा। और 22 वर्ष तक करीब इनका शासन चला था। ठीक है, यहाँ से आप चीजों को रिलेट करेंगे या पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भैया आपका नंद वंश आया। नंद वंश देखो यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है कि चूरा भोंक देने से मतलब दुखद अंत हुआ, क्योंकि जो नाई जो महापद्मनंद था इसकी हत्या कर दी गई थी गले में चाकू को मार करके। चलो अभी आते हैं नंदवंश पर। नंदवंश की कार्यकाल मतलब शासनावधि कितनी रही, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 344 से लेकर 321 या फिर 22। ये गलत क्यों लिखा है भाई जगह जगह, ये 322 तक रही। 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक आपकी रही। और जिसका संस्थापक था, और यहाँ ये सबसे बड़ी चीज लिखी हुई है कि यह भारत का पहला गैर क्षत्रिय नॉन क्षत्रिय वंश माना जाता है। तो आपका नंद वंश जो है पहला गैर क्षत्रिय वंश है। महापद्मनंद ये ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण थे ये लोग, ठीक है। और महापद्मनंद इसका संस्थापक था। उपाधियां इसकी क्या थी, मतलब उपाधियां जो सर्वक्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरा परशुराम अपने आप को कहता था। एकराट मतलब विशाल साम्राज्य की एक का एकमात्र स्वामी, और उग्रसेन मतलब विशाल सेना का स्वामी। महापद्म इसकी विजय कलिंग को जीता और वहां से जिनसेन की मूर्ति मगध लाया। अब आप बताइए कि जिनसेन कौन थे, जिनसेन कौन थे, जिनसेन आपके जिनसेन इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। खैर चलो इसको अभी बात होल्ड पे रखते हैं, याद आएगा तो जरूर बताऊंगा। नहीं नहीं आप भाई गूगल है आपके पास, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली था वह महापद्मनंद ही था, सबसे शक्तिशाली आपका, ठीक है, सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली शासक आपका महापद्मनंद ही था। इसने कलिंग में सिंचाई के लिए नहर खुदवाई। इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा लेख में मिलता है। मित्र इसका कौन था, महान व्याकरणविद पाणिनि इसके मित्र और दरबारी थे। पाणिनि, ठीक है, पाणिनि ने क्या रचना की थी, तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, ठीक है। फिर आपके पास धनानंद आया। धनानंद इसका अंतिम शासक था। जो आपका नंद वंश का अंतिम शासक था वो आपका धनानंद था। धनानंद कहें या फिर घनानंद कहें, ठीक है। सिकंदर का समकालीन, जब सिकंदर ने 326 में आक्रमण किया तब मगध का राजा यही था। कहने का मतलब जब सिकंदर ने 326 BC में आक्रमण किया था तो आपका मतलब इसमें राजा कौन था, तो राजा आपका धनानंद था। एक फैक्ट और है कि इसके पुत्र कितने थे, महापद्मनंद के पुत्र कितने थे, तो इसके भैया करीब करीब 8 पुत्र थे, 8 पुत्र थे। और इसमें कुल 9 शासक हुए, कुल 9 शासक हुए आपके नंद वंश में, ठीक है। नंद वंश में आपके टोटल 9 शासक हुए, 9 शासक। यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। शक्ति मतलब ग्रीक लेखों जैसे प्लूटार्क ने इसे अग्रमीज कहा है। इसकी विशाल सेना का डर से सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था। ऐसा हुआ था कि जब उनको पता चला कि सिकंदर के सेनाओं को ये पता चला कि उसकी सेना बहुत बड़ी है धनानंद की, तो उन्होंने क्या किया था कि व्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया था। फिर इसका पतन क्या हुआ, यह बहुत लालची और क्रूर था। इसने जनता पर भारी टैक्स लगाए, चाणक्य का अपमान किया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर
मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका है जिससे आपका मौर्य वंश की स्थापना हो गई। अब घनानंद आया, इसमें सिकंदर की बात आई है तो सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर जो था आपका, यहाँ पर देखेंगे सिकंदर, सिकंदर जो आपका इसका जन्म था आपका ये 356 बीसी में हुआ था, ठीक है। और इसका जो पिता था, इसका जो पिता था इसका वो आपका फिलिप, ये वाला फिलिप नहीं, फिलिप वो वाला फिलिप सेकंड, फिलिप सेकंड जो था ये इसका पिता था आपका सिकंदर का। सिकंदर ने क्या होता है, एक यूनान से यूनानी था और इसने पूरी दुनिया को जीता था, है ना, इसने पूरी दुनिया को जीता था। और इसका जो गुरु था, सिकंदर का गुरु जो था वो आपका अरस्तु था, और अरस्तु का गुरु आपका प्लूटो थे। यहाँ पे लिख देते हैं गुरु हैं ऐसा, है ना, और ये आपके प्लूटो थे। इतनी जानकारी सही रहेगी। और इसका जो पिता था ये मकदूनिया का राजा था, ठीक है। ये आपका जो था ये मकदूनिया का राजा था, मकदूनिया का, ये मकदूनिया का राजा था। चलो इतनी जानकारी इसके लिए काफी रहेगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। प्रशासन वगैरह देख लेते हैं कैसा कैसा था। और देखो यहाँ पर उस समय समाज, धर्म और प्रशासन हर एक से नंद वंश तक का पूरा विश्लेषण करते हैं। और सिकंदर का जो आखिरी आक्रमण था, अंतिम आक्रमण, अंतिम आक्रमण, वो आक्रमण वो आपका पाटल पर था, पाटल, ठीक है। और ये बेबीलोन में इसकी हत्या, मतलब मर गया था 33 साल की उम्र में, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु एट द एज ऑफ 33। अभी देखते हैं प्रशासन। केंद्रीकृत राजा अब कबीले का सरदार नहीं बल्कि निरंकुश स्वामी था। नौकरशाही अधिकारियों का एक व्यवस्थित वर्ग बन गया था जिसको महामात्र कहते थे। न्याय कौन था? अपराधों के लिए कठोर दंड, कोड़े मारना, अंग भंग कर दिए जाते थे। जासूस, एक राजा की सुरक्षा और विद्रोह रोकने के लिए गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत हुई थी इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं इसका जो अर्थव्यवस्था। द्वितीय नगरीकरण, नए शहर बसे जैसे पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, मुद्रा, आहत सिक्के चालू हुए इसमें का प्रचलन। चांदी और तांबे के सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे। यह व्यापार में क्रांति लाया। कृषि, लोहे के फाल यानी कि आयरन प्लॉक्सेयर, मतलब क्या होता है, हल, हल है ना, हल, हल, गहरी जुताई हुए तो आपके अधिशेष उत्पन्न हुए, है ना। राजा को ज्यादा टैक्स मिलने लगा, जब ज्यादा फसल होगी तो ज्यादा टैक्स दिया जाएगा। श्रेणी के शिल्पकारों और व्यापारियों का संगठन बन गए थे इसमें। ये सब चीजें ओवरव्यू ऊपर ऊपर से देखने वाली हैं। धर्म, वैदिक धर्म की जटिलता, कर्मकांड और पशु बलि बहुत महंगी हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। 4 वर्णों में बटा था, लेकिन आर्थिक शक्ति वैश्यों के पास आ रही थी, जिसकी वजह से ब्राह्मण के वर्चस्व से नाखुश थे। नवीन धर्मों का उदय इसी काल में 600 बीसी से लेकर 400 बीसी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने समानता और अहिंसा की बात की। इसलिए क्षत्रियों और वैश्यों ने इन्हें खूब समर्थन दिया, ठीक है। समानता की बात की तो आप आज यही आप देख पाते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। अभी वैसे पढ़ने वाला तो वो था कि धर्म वाला, धर्म, जैन धर्म, और चलो उसको हम देख लें। अभी हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे अच्छे से। मौर्य साम्राज्य, आप अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो यार, यहाँ तक आ गया तो प्लीज कर लो, ठीक है। अभी बहुत एक्सपीरियंस कम है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, आप लोगों की कृपा से। चलो मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम लोग। चलो, यह भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य जिसने पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित की। स्रोत इसका देखते हैं, अर्थशास्त्र जो कि आपका राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है आपका। इंडिका में गजनीज ने लिखा है, मुद्रा राजस्व विशाखदत्त ने लिखा है, और अशोक के जो अभिलेख हुए हैं उनमें आपके देखने को मिला है। प्रमुख 14 अभिलेख थे जिनको हम एक एक करके सभी को देखेंगे। चंद्रगुप्त शासक की प्रमुख उपलब्धियां क्या हुई, मतलब प्रमुख शासकों की इसमें, तो इनमें चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर के 298 तक इनका शासन रहा। उपनाम सेंड्रोपोटस यानी कि यूनानी लेखक द्वारा दिया गया एक नाम था इसको। और इनके गुरु जो थे आपके प्रधानमंत्री जो है चाणक्य थे, या फिर विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से उनको जानते हैं। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था आपका, चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराया था। यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, है ना।
संधि सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया और 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान दहेज में दिया था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है पुस्तक मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। याद रखेंगे कि इंडिका में किसका वर्णन है, तो आप याद रखेंगे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इसमें। दक्षिण विजय तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर से चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। अंतिम समय यह जैन धर्म का अनुयायी बन गया। गुरु इसका भद्र बाहु था। इनका गुरु जो था वो भद्र बाहु था। मृत्यु श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। संलेखना विधि यानी कि उपवास से बिना कुछ खाए पिए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिया गया था। ओके। और इसमें बाकी विजय की बात करें तो आपका बंगाल विजय भी इन्होंने किया था। बंगाल विजय किया था। अब ये बताएंगे बंगाल विजय में जो अभिलेख थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है बंगाल विजय की? तो जानकारी जो मिली है आपकी वो आपका महास्थान अभिलेख से मिली। महास्थान अभिलेख से मिली, जो आपका बंगाल विजय की पूरी इनकी जानकारी देता है। इतना आप इसमें पढ़ लेंगे तो कभी बाहर नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका भैया बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार आया, उपनाम इसका अमित्रघात था, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी इसे अमित्रोचेटस कहते थे। ठीक है, अमित्रोचेटस या फिर शत्रु विनाशक है। अमित्रघात आप शत्रु विनाशक कह सकते हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला कहते थे। ठीक है। और इनका जो शासन था करीब लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। और इसका कुछ अन्य नाम भी थे, वो भद्रसार करके था, क्या था? हाँ, भद्रसार ही था। इसका एक अन्य नाम वगैरह भी थी, यहाँ पर लिखेंगे अन्य नाम। भद्रसार के नाम से ही इसको जानते थे। विदेशी संबंध सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था इनके दरबार में। ठीक है, जिसमें बिंदुसार ने आपका इन जो सीरिया के राजा थे, राजा तो एंटियोकस थे, ने डायमेकस का नाम राजदूत भेजा था। और राजदूत से इन्होंने 3 चीज़ों की मांग की थी। उन 3 चीज़ों की मांग क्या थी? 3 थिंग्स। एक तो आपका लिख लेते हैं यहाँ पर, एक तो आपका वो हो गया अंजीर हो गया, सूखी वाली अंजीर हो गया, और मदिरा हो गई। मदिरा कौन सी? अंगूरी मदिरा। अरे यार, अंगूरी मदिरा हो गई। और एक चीज में क्या थी? अरे, और एक हाँ, और एक फिलोसफर मांगा था, यानी कि दार्शनिक मांगा था। तो जिसमें इसमें कौन कौन सी चीजें पूरी पूरी हो गई थी इनकी? दार्शनिक मांगा था। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें पूरी हुई थी? तो इसमें आपका दार्शनिक की जो मांग थी इसको उसने पूरा नहीं किया था। बाकी आपका अंजीर और अंगूरी मदिरा को पूरा कर दिया था। मीठी लिखा है, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक को छोड़कर बाकी 2 चीजें भिजवा दी गई थी। तक्षशिला विद्रोह, इसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले को दबाने के लिए सुसीम और दूसरे को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। फिर आपका अशोक महान आ गया। अशोक महान 269 से लेकर के 232 तक रहे थे। ठीक है, गद्दी पर बैठने के, हाँ देखो, गद्दी पर बैठा तो 269 में था, लेकिन इसका जो राज्याभिषेक था वो 273 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। नहीं, गद्दी पर बैठ गया था 265 में। 265, एक मिनट, हाँ मतलब 273 सही है। 273 सही है आपका। ठीक है, और जो आपके मतलब ये उज्जैन के राज्यपाल के पद का निर्वहन कर रहे थे, इससे पहले जो थे आपके उज्जैन के राज्यपाल थे। ये कौन थे? उज्जैन के राज्यपाल। उज्जैन के राज्यपाल थे। अभिलेखों में इसे देवनाम प्रिय या फिर देवताओं का प्यारा और प्रियदर्शी दोनों कहा गया है। तो आप याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो अशोक के शिलालेख रहे हैं, अशोक के कुल कितने शिलालेख रहे हैं? 13 शिलालेख रहे हैं, जिसमें आपका कलिंग
कलिंग का जो वर्णन रहा है, कलिंग के युद्ध का वर्णन उसमें इसमें आपको मिलता है। और इनके जो पुत्र थे, एक तो पुत्र इसका महेंद्र था, एक पुत्र इसका जो था आपको महेंद्र था, और इसकी जो पुत्री थी वो आपकी संघमित्रा थी। ये आपका पुत्र था, और आपकी जो पुत्री थी इनकी इनकी जो पुत्री थी वो संघमित्रा थी, संघ मित्रा। इसको कहाँ भेजा था प्रचार करने के लिए? इसको कहाँ प्रचार किया था भेजने के लिए? कौन सा प्रचार करने के लिए? धम्म प्रचार करने के लिए। धम्म किसमें आता है? तो बौद्ध धर्म में आता है। तो संघमित्रा को लंका भेजा था, लंका भेजा था, और महेंद्र को भेजा था इसने, कहाँ भेजा था? नहीं नहीं, दोनों दोनों को लंका भेजा था इसने, ठीक है, दोनों को लंका भेजा था इसने, ठीक है। और अपने शासन जब इसका हुआ था, इसके 9 साल बाद, करीब 278 में, शासन के 9 साल बाद 281 में इसने कलिंग आक्रमण किया था, कलिंग विजय की थी, जहां से इसका मतलब धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से इसने राज्य विस्तार की नीति को छोड़ करके बौद्धिस्ट जीवन अपना लिया था। अगर इस स्लाइड पर देखेंगे तो पुराणों में नाम जो आपका मिलता है अशोकवर्धन मिलता है। अशोक का नाम उल्लेख केवल 4 अभिलेखों में मिलता है, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम, ठीक है। कलिंग का युद्ध राज्य के 8वें वर्ष, 8वें या 9वें वर्ष से आता है, आप बाकी इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। कहीं कहीं 8 वर्ष दिखेगा, कहीं कहीं आपको 9 वर्ष दिखेगा। 261 281 बताया था, 261 होगा वहां पर, ठीक है, 261 होगा, जस्ट पीछे चलता है ना उधर। जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है, कलिंग युद्ध की जानकारी जो आपको 13वें शिलालेख में मिलती है। हाथियों की प्राप्ति और व्यापारिक सुरक्षा, और जो कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब धर्म देखो, यहाँ पर मैंने बताया नरसंग देकर अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध की नीति को की जगह पे धम्म घोष यानी धर्म की नीति को अपना लिया था। धर्म उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है। अब बात आती है कि जो महेंद्र और संघमित्रा जो इसके पुत्र पुत्री थे, उसके अलावा जो अलग अलग देशों में भेजे गए थे, दो चार उनके भी नाम जान लेते हैं। जैसे आपका महारच्छति हो गया एक, तो महारच्छति को कहाँ भेजा था? महारच्छति या रच्छति, इसको भेजा था आपका यवन देश में। ये आपका यवन देश में भेजा गया था। उसके बाद महादेव को कहाँ भेजा था? इसको भेजा था मैसूर में। मैसूर को तब क्या कहते थे? महिषा मंडल। क्या कहते थे? महिषा मंडल, ठीक है। इसके बाद सोना तथा उत्तरा, सोना और उत्तरा, सोना और उत्तरा को कहाँ भेजा था? तो इसको सुवर्ण था। कहाँ भेजा था मेरे भाई? सुवर्ण भूमि भेजा था। कहाँ भेजा था? सुवर्ण भूमि भेजा था, ठीक है। बाकी आप देखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट है। आप आगे बढ़ते हैं, चलिए। अभी आती है अशोक के अभिलेख, एक व्यापक विश्लेषण कर लेते हैं। कितने अभिलेख थे? 13 अभिलेख थे, ठीक है। देखो, अशोक भारत का पहला था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया था। खोज 1705 में टी पैंथलर ने की थी। याद रखें कि अशोक के अभिलेख खोज सबसे पहले 1750 में टी पैंथलर के द्वारा की गई थी। पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार। खोजा तो 1750 में गया, लेकिन पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा मिली थी, ठीक है। लिपियाँ इसमें ब्राह्मी लिपियाँ, खरोष्टी और अरमाइक और ग्रीक थी, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी कहाँ कहाँ पाई गई हैं। आप इसको एक बार देख रहे होंगे, ओके। अभिलेख, और आप बताएं कि शिलालेख कितने मिले थे? कुल शिलालेखों की संख्या आपकी करीब करीब यही 33 थी, और 14 प्रमुख अभिलेख थे। 13 तो अभिलेख, प्रमुख अभिलेख आपके 14 थे। 14 अभिलेख थे आपके, है ना। जिसमें आपका जो 7 थे स्तंभ लेख थे आपके 7, और आपके जो 7 और थे, नहीं 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 नहीं, जो आपके 2 थे, वो आपको 2 थे आपके, वो कलिंग वाले थे, ठीक है ना। कलिंग शिलालेख थे, कलिंग के थे। तो इनके अलावा आप इन सब जानकारियों को याद रखेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। चलो, अब एक ये देख लेते हैं कि जो आपके टोटल 14 वृहद शिलालेख यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, मतलब जो पत्थर के थे, पत्थर शिलालेख थे, मतलब शिलालेख उनको कहते हैं जो पत्थर वाले होते हैं। अब उन पे मतलब क्या क्या था, पहले पे क्या था, दूसरे पे क्या था, तीसरे पे क्या था, चौथे पे क्या था, तो ये सब चीज़ों हम चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रथम में पशु बलि की निंदा की गई थी। दूसरे में था आपका मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा।
तो दूसरे पे क्या था, मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य, चेर चोल पांडे का उल्लेख आपका दूसरे पर ही मिलता है। तृतीय में था राजकीय अधिकारी यानी कि युक्त रज, जो प्रादेशिक जो आपके अधिकारी थे इसमें प्रमुख, इनको अभी चलो देखें यहाँ, इनको एक मिनट, फोन को बंद कर देते हैं लाइट को, और हाँ चलो अभी देखते हैं। अभी ये जो ये वाला है इसको हम तीसरे को देखेंगे। इसमें क्या था कि इसमें जो प्रमुख राज अधिकारी थे उनके क्या क्या नाम थे, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, उसको हम देखेंगे, जिसको हम एक बार तीन चार देख लेंगे, जिससे हम उसको अच्छे से अटैच कर पाएंगे अगर कहीं आ गया तो। ओके चलो। फिर चौथे में आपका भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा यानी कि कलिंग युद्ध का उल्लेख कर लो। देखो यहाँ पर कलिंग युद्ध का उल्लेख तो 13वें में मिलता है ये, लेकिन जो आपका जो उनका हृदय परिवर्तन था, हृदय परिवर्तन के जो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा वो चौथे में हुई थी। पंचम में धम्म महापात्र धर्म अधिकारियों की नियुक्ति करना। आत्मनियंत्रण की शिक्षा छठे में है। प्रजा के हाल की खबर मुझे हर समय दी जाए, उन्होंने कहा था, जो आपका छठे में कहा था। सातवें में कहा था सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णु यानी सभी जगह रह सकते हैं, सभी एक जगह पर रह सकते हैं। अष्टम में कहा, आठवें में कहा गया था कि अशोक की धम्म यात्रा यानी बोध गया आदमी जो आपकी यात्रा वगैरह थी, उनकी यात्राओं का वर्णन जो आपका था वो आपका आठवें में मिलता है। आठवें में आपका यात्राओं का वर्णन मिलता है। नवे मिलता है जन्म विवाह आदि खर्चीले समारोहों की निंदा यानी कि सच्चे शिष्टाचार पर जोर दिया गया था। बाकी जन्म विवाह और आदि के जो खर्चीले खर्चा ज्यादा होता था उस पर आकी इसकी निंदा की गई थी। नवे में ना से निंदा ना से नव दा से सॉरी मतलब 10वें में राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यश और कीर्ति की निंदा की गई थी। 11वें में धर्म की व्याख्या की गई थी, धर्म क्या है, धर्म क्या है ना। 12 यानी कि 12वें में क्या किया बताया गया था, सर्वधर्म संभाव यानी कि धार्मिक सहिष्णुता और स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। मेन तो आप ये याद रखेंगे, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, स्त्री वाला आप याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर 13वें पता ही है आपको, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, हृदय परिवर्तन सबसे बड़ा अभिलेख आपका 13वां है, जिसमें आपका कलिंग का वर्णन मिलता है, जिसमें आपका कलिंग का वर्णन मिलता है। चतुर्दश जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना आपका 14वें में मिलता है। फिर इसके बाद आता है अशोक के शिलालेखों की 10 प्रमुख प्रतियां जो आपकी पाई गई। सहबाजगढ़ी में आपका पेशावर पाकिस्तान में है, ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। मानसेहरा ये हजारा पाकिस्तान में है। कालसी आपका उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार गुजरात जूनागढ़ में है। धौली आपका पूरी उड़ीसा में है। उड़ीसा कलिंग क्षेत्र को हम उड़ीसा कहते हैं। जूनागढ़ आपका सुदर्शन झील के पास है आपका गिरनार, और यमुना टोन संगम पर कालसी है। मानसरोवर जो है आपके खरोष्टी लिपि में इसका विवरण मिलता है। धौली आपकी पूरी उड़ीसा में है। कलिंग क्षेत्र युद्ध में जौगढ़ आपका गांजाम है, और ये कलिंग युद्ध क्षेत्र में है। सोपारा आपका ठाणे महाराष्ट्र में है, प्राचीन बंदरगाह है। एरागुड़ी जो आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में रहे, और मास्की रायचूर कर्नाटक है। अशोक का नाम यहाँ पर मिलता है, कहाँ पर, मास्की में। अशोक का नाम जो मिलता है आपका वो आपका मास्की में मिलता है, वो आपका मास्की में मिलता है, आप इसको याद रखेंगे। और जो भारभू है आपका, भारभू जयपुर राजस्थान में। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मगध का राजा कहा। मगध का राजा कहाँ गया, किसमें कहा गया, तो 10वें आपके उसमें प्रति में कहा गया था, जो आपका ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पिछले जो मैंने कहा था उनके जो उच्च अधिकारी थे आपके, किसमें, जी ये हाँ, इसमें कुछ 4-5 अधिकारियों के हम नाम जान लेते हैं, जिसमें आपका पहला आता है आमत्य। आपका आमत्य आता है, इसको कहते हैं मंत्री, या आपका मंत्री हुआ करते थे उस समय। आमत्य आपके क्या होते थे, मंत्री। देखो इजी इजी वाले वाले तो हम आपको पता ही है। एक होता है नागरक, नागरक था आपका, नागरक था आपका जो नागरक, नागरक के वाला अंतपाल, अंतपाल, अंतपाल के अलावा पहले नागरक को इसको ये जो था आपके नगर व्यवस्था को देखता था, किसको देखता था, व्यवस्था को देखता था, साफ सफाई को देखता था। बाकी वहाँ पर जो सारा काम है वो मतलब नगर की व्यवस्था को, साफ सफाई को एक मेंटेन करने का जो काम था वो नागरक का था। नगर से नागरक, नगर से आप उसको रेड कर पाए। अंतपाल मतलब राज्य की सीमाओं की रक्षा करता था ये, सीमाओं की रक्षा। अंतपाल, सीमाएं कहाँ पर होती हैं, अंत में होती हैं, तो सीमाओं की रक्षा, सीमाओं की, सीमाओं की रक्षा का काम अंतपाल का था। इसके अलावा जो कार्मार्तिक था आपका एक, है ना, कार्मार्तिक था, कार्मार्तिक था। कार्मार्तिक के अलावा आपका दौवारिक था। कौन था आपका, दौवारिक था। इनके अलावा हैं तो बहुत, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतने ही बताऊंगा, हो सकता है एक आध और बता दूं, नहीं तो इतने काफ़ी होंगे आपके, ठीक है। बाकी जो आपका प्रतिष्ठा हो गया, वो दंड वगैरह मतलब देने में काम करता था। और एक व्यवहारिक आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका, व्यवहारिक,
व्यवहारिक जो होता था न्याय संबंधी होता था। व्यवहारिक जो होता था आपका भैया ये न्याय संबंधी यानी न्यायाधीश, दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश, दीवानी न्यायालयों का न्यायाधीश, न्यायाधीश होता था। फिर आपका कमार्तिक आता है। कमार्तिक में आपका क्या था, ये आपका जो इंस्पेक्टर था, ये क्या था, इंस्पेक्टर था। ये जो आजकल के ज़माने मतलब आजकल के ज़माने में जो इंस्पेक्टर होते हैं ना कंपनी वगैरह में जो छापा डाल देते हैं, वो वाले इंस्पेक्टर नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं, जो जो उद्योगों पर निगरानी रखते थे, उनको कहते थे आपका कामार्तिक कहते थे। कामार्तिक मतलब उद्योग, तो उद्योगों में क्या होता है, काम होता है फैक्ट्री में, तो उसको देख रेख के लिए जो उसका जो निरीक्षक था, उसका जो इंस्पेक्टर था, उसको हम कामार्तिक कहते थे। ठीक है। आपका दौवारी क्या था, राजमहल की देख रेख, राजमहल की देख रेख करना। तो इतना आप याद रखेंगे, इतने में आपके फंसने की पूरी संभावनाएं हैं, बाकी ये हो ही चुका है। स्तंभ अभिलेख क्या होता है, केवल ब्राह्मी लिपि में है आपकी, इनकी संख्या 7 है जो अलग अलग स्थानों से मिले हैं। दिल्ली का टोपरा है, दिल्ली मेरठ है, प्रयाग स्तंभ है, लौरिया अरेराज है, और लौरिया सॉरी नंदनगढ़ है, और रामपुरवा है, रामपुरवा चंपारण बिहार। फिर आपका ये जो आपका लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में पाया गया है। इस पर मोर का चित्र आपका देखा गया है, इस पर मोर का चित्र देखा गया है आपका लौरिया नंदनगढ़ पे, आपका मोर का चित्र देखा गया। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, अकबर इसे इलाहाबाद प्रयागराज, जो अभी अभी प्रेजेंट में प्रयागराज है, इसको किले में लाया था। इस पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी लेख लिखे हुए हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। ये तीसरा तीसरा पांचवा और पहला आपका काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिल्ली टोपरा, यह मूल रूप से टोपरा हरियाणा में था, फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली ले आया। एकमात्र स्तंभ जिस पर सातों लेख खुदे हुए हैं, आपका ये पहले में मिलता है। तो आपका पहला और ये आपका तीसरा और आपका ये पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मौर्य प्रशासन की बात कर लेते हैं, तो आपका जो मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत व्यवस्था थी, लेकिन लोक कल्याणकारी था, मतलब केंद्र की एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। जैसे आपको दिल्ली सल्तनत थी, उसी तरह आपकी मौर्य प्रशासन थी। सप्तांग सिद्धांत यानी कि चाणक्य द्वारा दिए गए थे राज्य के अंग दिए गए थे। राजा सिर है राज्य का, आमत्य आंख है, जनपद जांग है, दुर्ग बाह है, कोस मुख है, दंड और सेना मस्तिष्क है, मित्र क्या है, उसके कान है। प्रांतीय शासन की बात करें तो 5 प्रमुख प्रांत थे अशोक के, इसमें प्रांतों की संख्या जो थी भैया वो 5 थी। और इसमें जो, चलो बाकी देखते हैं अभी आगे। मतलब प्रांतीय, एक तो आपका ये तो दो तीन हिसाब में बटा था, एक तो जिला प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन था आपका, है ना। और इसी तरह से आप एक तो जिला प्रशासन था, लिख लेंगे आप, जिला तथा जिला तथा प्रांतीय तथा प्रांतीय प्रशासन में उसको माना गया था। उसके बाद प्रांत और राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, आवंती राष्ट्र की उज्जैनी थी, कलिंग की तूसरी थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी, प्राच्य की मध्य प्रदेश, जो प्राच्य जो है मध्य प्रदेश में पाटलिपुत्र सीधे राजा के अधीन थी प्राच्य, ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रमुख अधिकारी से इनकी संख्या तो 18 थी, क्या मैंने 18 लिखे हैं इसमें, नहीं, तो इनकी जो 18 थी जिसमें इंपॉर्टेंट लिखे हैं, बाकी इनके अलावा मैं दो चार और आपको बता दूंगा। समाहर्ता, समाहर्ता का तो राजस्व विभाग का प्रधान था। संनिधाता आपका राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, नहीं, प्रमुख अधिकारी, मैंने यहाँ पर आपको और कुछ बताया था सर, व्यवहारिक, व्यवहारिक आपका था यहाँ पर, व्यवहारिक होना चाहिए इसमें, शायद यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये जो आपका प्रतिष्ठा है, देखो संनिधाता तो राजकोषीय कोषाध्यक्ष का हो गया आपका, लेकिन जो आपका प्रतिष्ठा है ये न्यायाधीश तो इसको नहीं कह सकते हैं। ये क्या करता था, संचालन का कार्य करता था। जो आपका प्रतिष्ठा था ये आपका न्यायालय में न्याय के संचालन का कार्य करता था, न्याय संचालन का कार्य करता था। अब इसको भाई संचालन, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सही है, वहां पर क्या था, वो दीवानी का था, वो दीवानी का था, वो दीवानी, सही है, एकदम सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये देखा नहीं मैंने। देखो ये जो यहाँ पे फौजदारी है, ये फौजदारी का प्रतिष्ठा होता था, और बाकी जो आपका ये एक था आपका, जो अभी मैंने लास्ट में बताया व्यवहारिक बताया था, व्यवहारिक, व्यवहारिक था, ये आपका दीवानी का न्यायाधीश था, दीवानी का न्यायाधीश था ना। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, व्यवहारिक का दीवानी न्याय लिखा हुआ है, और 8वीं वन विभाग का प्रधान था, बाकी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ।
मैगनीज के अनुसार आपके नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता है, जिसे 6 सदस्यों में बांटा गया था। हर समिति में 5 सदस्य। अब वो समितियां कौन कौन सी? शिल्प कला समिति जो उत्पादन को देखती थी, विदेशी यात्री समिति, जनगणना समिति, और व्यापार वाणिज्य समिति, वस्तु निरीक्षक समिति, और कर समिति। और वस्तु निरीक्षक समिति का मतलब मैंने बताया ना। आप बताएंगे कि इंस्पेक्टर किस में आता था, इंस्पेक्टर को क्या कहते थे, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। न्याय गुप्तचर व्यवस्था में देखेंगे न्यायालय व्यवस्था 2 प्रकार के धर्म, एक तो आपका धर्मस्थी यानी दीवानी दीवानी हो गया, और कंटक शोधन को फौजदारी कहते हैं। फौजदारी में आपके चोरी, हत्या, मारपीट, राज बनाम व्यक्ति, ये सब आपके कंटक शोधन में आते थे, जिसको हम फौजदारी कहते हैं। और धर्म स्थिर यानी कि दीवानी में जमीन जायदाद और घरेलू विवाद आपके इसमें आते हैं। जैसा अभी होता है ना, एट प्रेजेंट होता है, वैसे ही आपका तब भी होता था। गुप्तचर विभाग में आपका बात करें तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचरों को क्या कहते थे भैया? गूढ़ पुरुष कहा जाता। संस्था एक जगह रुककर जासूसी करने वाले। संचरा, देखो संस्था क्या था? संस्था जो एक जगह रुक कर ये देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक अला खिलजी था, कौन था? ऐबक था शायद। ऐबक की जगह में भेदी और मुनिहो हुआ करते थे, लेकिन इनके जाने पर संस्था और संचरा थे, घूम घूम कर जासूसी करने वाले आपके थे, ये आपके संचरा थे। कर प्रणाली मुख्य आय का स्रोत भू राजस्व उपज का 1/6। ठीक है, भू राजस्व क्या होता था? 1/6। बलि होता था एक प्रकार का धार्मिक कर है। भाग होता था भू राजस्व है। हिरण्य है नगद लिया जाने वाला कर है। चोरी करने या टैक्स छिपाने पर मृत्युदंड का प्रावधान इसमें था। ठीक है, अभी क्या है? अभी तो 5 साल की कैद है, बाकी कुछ परसेंट आपने इतना बचाया है, उसका कुछ परसेंट आपका, कुछ परसेंट नहीं, उससे ज़्यादा का आपका टैक्स उस पर फाइन लग जाएगा आप पर। प्रमुख बंदरगाह देखते हैं आपका पश्चिमी तट भड़ौच, जो भृगु कच्छ होता है वो प्रमुख बंदरगाह है आपका। प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट में आपका ताम्रलिप्त बंगाल में है आपका। दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका से व्यापार के लिए आपका पूर्वी तट पे ताम्रलिप्त बनाया गया था। मुद्रा मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण यानी कि चांदी का सिक्का थी। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पण थी, याद रखेंगे। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? पण थी। इधर अधिकतर आहत सिक्के जो आपका पंच मार्क्ड कॉइन, जो आहत सिक्के आपके सोने और तांबे के सिक्के होते थे, उन चांदी और तांबे के सिक्के होते थे, उनको हम आहत सिक्के कहते थे। कि जिन पर मोर, पर्वत, अर्धचंद्र आदि के निशान बने होते थे, उनको हम कहते थे, है ना। चलो, अब आपका मौर्य काल जो होता है ओवरऑल खटाखट समाप्त हो गया है। अभी इनके अलावा तो आपका मौर्योत्तर काल आता है, लेकिन इसमें मैंने मौर्योत्तर काल में ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। मौर्योत्तर काल मतलब सातवाहन वंश वगैरह है उसमें, और क्या है बाकी। मौर्योत्तर काल का ही मतलब उसमें कहने का मतलब उसमें राजनीतिक विस्तार हो गया, आर्थिक हो गया, ऐसा कुछ बताने वाला उसमें कुछ खास नहीं है। बट आप ये समझ लेंगे, जैसे अब यहाँ पर हम जैसे शुंग वंश समझ लेते हैं, कर्ण वंश समझ लेते हैं, साके ये सब समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो पुष्यमित्र शुंग एक दृष्टि में हम देखेंगे तो परिचय के जो 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। यह मौर्य सेना का मुख्य सेनापति था तथा भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था। मुख्य राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग की आपकी राजधानी थी। और द्वितीय केंद्र का विदिशा, जहाँ इसका इसका जो आपका पुत्र राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था वो विदिशा का राज्यपाल था। वैदिक ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक और पुनरुद्धारक था आपका। इसी काल में मनुस्मृति और पतंजलि के महाभाष्य की रचना हुई। प्रमुख कार्य अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कहाँ पे करवाया था? तो अयोध्या में करवाया था। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अयोध्या अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे आपके। ठीक है, पुरोहित कौन से इसके? महर्षि पतंजलि थे। पुत्र व सैन्य विजय आपका अग्निमित्र कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक था। और विजय आपके यवन शासक डेमेट्रियस ना के आक्रमण को विफल करने तथा विदर्भ को हराया था। स्थापत्य में योगदान, सांची स्तूप की लकड़ी की रेलिंग तुड़वाकर पत्थर की वेदिका बनवाई थी। और भरहुत स्तूप का निर्माण प्रारंभ करवाया था आपका पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो इतनी जो आपकी जानकारी है इसमें, फिर आप इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक था पुष्यमित्र शुंग वंश का, जो आपका अंतिम शासक था, अंतिम शासक था वो था आपका देवभूति था। कौन था भैया? देवभूति था। देवभूति था आपका। और देवभूति की हत्या किसने, मतलब इसकी जो हत्या की थी, वो हत्या किसने की थी? मतलब इसकी जो देवभूति की हत्या की थी, एक आपका ब्राह्मण था, उसका नाम था वासुदेव। वासुदेव नामक ब्राह्मण था, उसने इसकी हत्या करके अपना इस शुंग वंश की समाप्ति कर दी। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो पढ़ लेते हैं। यह शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा था। पुराणों के अनुसार यह एक विलासी और कमजोर शासक था। हत्या का वंश का अंत 75 ईसा पूर्व में इसकी हत्या इसके ही ब्राह्मण मंत्री अमत्य वासुदेव कणव ने की थी।
यह घटना एक षड्यंत्र के तहत हुई जब राजा विलास में डूब गया। इसके साथ ही 112 वर्षों तक चला शुंग वंश समाप्त हो गया। परिणाम क्या है, वासुदेव ने मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही भारत में कण्व वंश की स्थापना हुई। इस प्रकार मगध के इतिहास में एक और ब्राह्मण वंश का उदय हो गया। तो फिर आपका कौन है, देवभूति के बाद में आपका आपका कण्व वंश आया। जो आपका कण्व वंश क्या था, एक किसने था, इसके संस्थापक थे वासुदेव कण्व। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कण्व वंश की एक संक्षिप्त जानकारी को हम देख लेते हैं यहाँ पर। कण्व वंश क्या था, मतलब वासुदेव के जो ब्राह्मण मंत्री थे देवभूति, उसने इसकी हत्या कर दी थी। और इसमें फिर इस वंश में कितने शासक हुए थे, 4 राजा हुए थे, जो 45 साल तक करीब चला था। इसमें लिखा हुआ है सामने। तो स्थापना संस्थापक वासुदेव कण्व, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत का ब्राह्मण मंत्री था ये। एक भी यहाँ भी एक ब्राह्मण वंश था और इसकी सत्ता का केंद्र मगध या पाटलिपुत्र। तो मगध इसीलिए पावरफुल रही। ठीक है, प्रमुख शासक रहे इसके वासुदेव रहे पहले पे, फिर दूसरे पे आपका भूमिमित्र आए 14 साल रहे, नारायण रहे 12 वर्ष, फिर सुशर्मन आए 10 वर्ष रहे। सुशर्मन आपकी कण्व वंश के अंतिम राजा थे। क्षेत्रवाद से इस वंश के समय मगध साम्राज्य की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई थी। इनका शासन केवल मगध और उनके उसके आसपास के सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट कर रह गया था। ठीक है, और वंश का अंत जो था, अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने कर दी थी। ये चीज़ें याद रखेंगे। तो हत्या जो होती है मेन, वो आप याद रखें। जब किसी वंश के लास्ट वाले की राजा की हत्या होती है तो उसको याद रखेंगे, वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसके साथ ही मगध से कण्व वंश का अंत हो गया और सत्ता दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो गई। कण्व वंश के बारे में ऐतिहासिक जानकारी सीमित है और मुख्य रूप से पुराणों और सिक्कों पर ही इसके आधारित। तो इसमें आपको इतनी ही जानकारी देखने को मिलेगी। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी लेते हैं। दक्षिण भारत का प्रथम महान साम्राज्य जो आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व तक चला था, सातवाहन वंश। ठीक है, इसके संस्थापक था सिमुक। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मन की हत्या कर स्थापना की थी। आंध्र और आंध्रभृत्य भी कहा जाता है, आंध्रभृत्य भी कहा जाता है, जिनका शासन दक्कन महाराष्ट्र आंध्र में था और राजधानी इनकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन महाराष्ट्र में है। महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसने शकों को हराया था। और गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो शासन काल था वो आपका 106 से ईसा पूर्व से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, उसके बाद समाज कहता था मात्र सत्तात्मक था। धर्म, यह मूलतः ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इनकी राजकीय भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। राजा हाल में गथा सप्तशती लिखी। तो राजा हाल ने गाथा सप्तशती लिखी थी। ठीक है, बाकी अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट में कोई कमी है तो आप उठा करके एटमैन फैटमैन जो हैं परमार सर की, उसको उठा करके देख लेना, उससे ज़्यादा ही जानकारी मिलेगी। ठीक है, तैयार किया है मैंने कंटेंट को, तब मैं यहाँ पर आया हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस सेट्स में दिखाऊंगा मैं आपको कंटेंट क्या होता है। प्रमुख योगदान व अर्थव्यवस्था। भूमिदान, सर्वप्रथम ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति अग्रहार देने की प्रथा शुरू हुई। मुद्रा, इन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलाए। इसके अलावा तांबे, कांसे और प्रोटीन के सिक्के भी, मतलब टीन होगा यहाँ पर, टीन के सिक्के चलवाए थे। अमरावती स्तूप और अजंता कार्ले की गुफाओं का निर्माण इसी काल में हुआ था। इनका व्यापार रोमनों के साथ बहुत उन्नत अवस्था में था। ठीक है, सातवाहन कालीन वास्तुकला देखेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर लगभग समाप्त होने वाला होगा, जो कि समाप्त हो गया है। ठीक है, इस काल के वास्तुकला 2 प्रमुख हुए, एक तो स्तूप और आपका दूसरा शैलकृत गुफाएं, रॉक कट केव्स। लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग बढ़ा, विशेषकर गुफाओं और स्तूप की वेदिकाओं में। स्तूप वास्तुकला यानी अमरावती शैली। स्तूप वास्तुकला को क्या कहते हैं, अमरावती शैली से प्रभावित है। अमरावती स्तूप और फिर नक्काशी। अमरावती आंध्र प्रदेश में इस काल के सबसे भव्य स्तूप था, जो संगमरमर जैसी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इनकी बौद्ध जीवन के दृश्यों का अत्यधिक अलंकरण मिलता है। इसकी वेदिका और तोरण द्वारों पर जातक कथा और बुद्ध जीवन के दर्शनों का दृश्य मिलता है। शैलकृत गुफाएं जो पत्थरों को काट के बनाई गई थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक तो आपका चैत्य होगी, दूसरी आपका विहार होगी। चैत्य क्या था, पूजा स्थल, प्रार्थना हॉल था, और जो आपका विहार था वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान था। प्रमुख गुफा जैसे कार्ले और चैत्य हो गए, और आपका अन्य प्रमुख जैसे अजंता हो गए, गुफा नंबर 9, 10 हो गई। नासिक हो गई। देखो अजंता में सारी धर्मों की गुफाएं पाई गई है ना, जैन, हिंदू और बौद्ध, ये सब पाई गई हैं। नासिक में आपका पांडलवेनी हो गया, और भाजा और कनेरी की गुफाएं हैं। अमरावती कला, इस काल की कला को अमरावती कला भी कहा जाता है। अपनी सजीवता और गतिशीलता के लिए जानी जाती है। तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। संकल्प बैच से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो भाई मेरी एनर्जी जो अभी लास्ट में थोड़ा सा डाउन हुई है, थोड़ा सा वो डाउन नहीं होगी। ठीक है, और लाइव नहीं, आपके कुछ समय तक आपकी रिकॉर्डेड ही चलेगी। ये बैच तो रिकॉर्डेड ही चलेगा, बाकी अपकमिंग जो बैचेस आएंगे वो आपका लाइव
चलेंगे। और मैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूँगा, तो ये चैनल कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही करेगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।